नमस्कार मित्रों, आपका कणाद एकेडमी में पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछला हमारा जो प्रकरण रहा था चर्चा का, वो दर्शन से संबंधित था। दर्शन से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों को हमने प्रश्नों के माध्यम से देखा था। वो काफ़ी उपयोगी रहा था आपका प्रकरण। यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग विषयों को, जैसे सांख्य कारिका का अलग है, वेदांत सार का अलग है, उन भिन्न भिन्न विषयों को मैंने क्रमशः पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके माध्यम से विस्तार से समझा करने का प्रयास किया था। अभी हमारा जो प्रकरण है आपका वो व्याकरण का है। तो व्याकरण के भी आप देखेंगे कि काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। कुछ साधारण प्रश्न रहते हैं, कुछ कठिन प्रश्न रहते हैं। तो पूर्व प्रश्नों का अवलोकन करने से हमें क्या रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका एक निश्चय हो जाता है, जिससे बहुत सारा विषय जिस पे हम अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। और हमें ये भी पता रहता है जिनके लिए व्याकरण कठिन है, जिनका गुरुकुलीय पृष्ठभूमि नहीं है, तो वो सिलेक्टिव पार्ट भी पढ़ सकते हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न वो ठीक कर पाएंगे। तो उन सब पार्ट को ध्यान में रखते हुए ही व्याकरण के विषय को भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे आपका स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का है आने वाले प्रश्न पत्रों में बढ़ा, किन किन स्थानों से व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, किन किन स्थानों से कम आते हैं, और कुछ प्रश्न तो आपके पुनरावृत्त होते हैं। यदि उनका आप अभ्यास करोगे तो संभावित है कि आप काफ़ी सारे प्रश्न सरलतया ठीक कर सकते हैं। तो हम विषय प्रारंभ करते हैं आपका। तो ये संज्ञा प्रकरण है। तो संज्ञा से संबंधित 2009 से अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको मैंने यहाँ पर रखा है। तो पहला है तक तवतु प्रत्ययोः संज्ञा अस्ति, कि दो प्रत्यय आपके, एक त है एक तवतु है। इन दो प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? तो आपका तक तवतु निष्ठा एक सूत्र आता है आपका, सिंपल सा फैक्ट है आपका कि इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आगे भी रिपीट होता रहेगा। अगला प्रश्न आपका पदमस्ति, की पद संज्ञा किसकी आपकी? तो ये योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, युक्तम आदि ये अलग है। ये तो साहित्य दर्पण का पदोच्चय वाक्यम करके आपका अलग आता है। समासयुक्तम अलग है, संधियुक्तम अलग है। तो सुप्तिंगंतम पदम वो आपका पद संज्ञक हो जाएगा। सुप और तिंग, देखो दो तरह के प्रत्यय होते हैं आपके, एक सुप प्रत्यय है, एक तिंग प्रत्यय। विशेषतः पद संज्ञा के प्रसंग में सु औजस अम औषस इस प्रकार से 21 प्रत्यय हैं आपके जिनकी सुप संज्ञा है। ऐसे तिप्तस झी सिप्तस्थ इत्यादि 18 प्रत्यय हैं जिनकी तिंग संज्ञा है। तो ये प्रत्यय अंत में है जिनके उन शब्दों की पद संज्ञा होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुप्तिंगंतम पदम। इसके आगे की कुछ अनुवृत्ति वाले सूत्र हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो उनको भी मैं समाहित करने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न है आपका परः सन्निकर्षः अस्ति, कि परः मतलब होता अत्यंत, कि वर्णों के अत्यंत सन्निकर्ष को, अत्यंत समीपता को क्या कहा जाता है? संहिता। उनकी संहिता संज्ञा होती है। तो संहिता संज्ञा यहाँ पे वर्णों की नहीं है। वर्णों का जो अत्यंत या अतिशय समीप है आपका, या सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष की यहाँ पर संहिता संज्ञा की गई है। तो जैसे इन संहिता की संज्ञा होने से ही छठे अध्याय के पहले पाद में जो संहितायाम के अधिकार में संधि विधान किया जाता है, वो संधि आपकी हो पाती है। तो ये आपका संहिता वाला पार्ट हो गया। एकाल प्रत्ययः इति किम, एकाल प्रत्यय क्या होता है? तो सूत्र अपृक्त एकाल प्रत्ययः, कि एक अल रूपी जो प्रत्यय है उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। तो थोड़ा थोड़ा हम अर्थ भी देखते रहेंगे जैसे आपकी समझ बने। एक अल में मतलब एक भी हो वो, और साथ में अल भी हो। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। और ये प्रत्यय का विशेषण है कि कैसा प्रत्यय होना चाहिए? जो एक अल रूप हो, ऐसे प्रत्यय की क्या हो जाती है? अपृक्त संज्ञा हो जाती है। जैसे औपगवा में आपका उपगोह अपत्यम में अण प्रत्यय हुआ, अण का अ बचा। ये अ जो है आपका प्रत्यय भी है, एक ही है, और अल रूप भी है। इस प्रकार से आपकी अपृक्त संज्ञा हो जाएगी। तो अपृक्त एकाल प्रत्यय। अगला है आपका ईदुदेद द्विवचनम भवति। ईदुदेद द्विवचनम भवति क्या संज्ञा होती है? ईकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन की शुरुआत का ही पार्ट आपका अष्टाध्यायी का प्रगृह्य संज्ञा। कई सारे सूत्र आपके प्रगृह्य संज्ञा की हमने कक्षा में किए थे सारे, कि ईकारांत, ऊ से ऊकारांत, ए से एकारांत जो द्विवचन है
तदंत शब्द रूप की क्या संज्ञा हो जाती है? आपकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रगृह्य संज्ञा के आगे और भी सूत्र हैं आपके, जैसे जैसा प्रश्न आएगा उन पर भी हम विचार करते रहेंगे। उपयुक्ताम तालिकाम चिनुता, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको कि किसके साथ में कौन जुड़ेगा। तो अप्रयुक्त संज्ञा का भी अपने पढ़ा ही था। अप्रयुक्त किसके साथ जुड़ेगा? एकाल प्रत्यय के साथ में। तो ए का हो गया आपका 3। आप देखें ए का 3, तो एक के ही द्वारा आपका उत्तर ठीक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी हम देखना चाहे और भी देख सकते हैं। वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? वृद्धिरादेश, तो आदेश की होती है, तो बी का 4th हो जाएगा। गुण संज्ञा किसकी होती है? तो अदेंग गुण, तो आपका अदेंग के साथ जुड़ जाएगा। वो संप्रसारण संज्ञा किसकी होती है? आपकी इज्ञण संप्रसारण, तो आपका इज्ञण के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पहले वाला ए। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये आपका 9 का था। आपका 9 में तो काफ़ी सारे प्रश्न थे आपके केवल और केवल आपकी संज्ञा से थे। और भी जो विषय हैं अलग अलग कारक के, आपके आत्मपद, परस्मैपद के, तद्धित के, कृदंत के, उनके भी हम करेंगे। हम पहले सरल से प्रारंभ कर रहे हैं आपके संज्ञा वाले से। फिर आपका रिपीट हो गया वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, ऊपर आया था आपका वृद्धि संज्ञा विधान करने वाला सूत्र आपका क्या? वृद्धिरादेश, ये हो जाएगा। देखो वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि जिनका व्याकरण का बेस नहीं है उनको इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो वृद्धिरादेश संज्ञा विधायक सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। वृद्धि रेचि आपका संधि समाविधान सूत्र है। तो वृद्धि रेचि वृद्धि संधि करता है आपका, और वृद्धिरादेश आपकी वृद्धि संज्ञा करता है। थोड़ा सूत्र का साम्य है, इस कारण से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप याद रखिएगा। जैसे आद गुण है और अदेंग गुण है, तो आद गुण है क्या करता है? ये गुण संधि करता है, और अदेंग गुण है क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। तो जहाँ जहाँ पे संशय हो सकता है वहाँ पर आपको पहले से ही समाहित कर लेना चाहिए संशय को। तो अदेंग गुण गुण संज्ञा करेगा, आद गुण गुण संधि करेगा, वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करेगा, और वृद्धि रेचि आपकी वृद्धि संधि करेगा। इस तरह से आपका हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, ये भी रिपीट हो गया आपका। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका पर सन्निकर्षः संहिता। बाकी जो और ऑप्शन दिए हैं उच्चैरुदात्तः, ये उदात्त संज्ञा करता है आपका। नैचैः अनुदात्तः, ये अनुदात्त संज्ञा करता है आपका। समाहारः स्वरितः, ये स्वरित संज्ञा करता है। चूँकि ये इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में निश्चित संज्ञाएं हैं जो आपकी लगी हुई हैं, उन्हीं से आपके प्रश्न आते हैं, उनको ही आपको विशेष रूप से देखना चाहिए। जो संज्ञाएं आपके सिलेबस में नहीं हैं उनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपका फिर रिपीट हो गया। तक्तवतु इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते? निष्ठा संज्ञा। त और क्तवतु ये भूतकाल में विहित प्रत्यय हैं, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला देखिएगा अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। यहाँ भी कुछ पार्ट आपका रिपीट मिलेगा। जैसे सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा किससे होती है? आपकी सुप्तिगंतम पदम से होती है। उदात्त वाला आ गया, ऊपर भी आया था उच्चैरुदात्तः, ये हो गया आपका। नदी संज्ञा होती, आगे भी रिपीट होगा, याद रखिएगा यूस्त्र्याख्यौ नदी। अर्थ मैं आगे ही बता दूंगा इसका, सिंपल है कि यूस्त्र्याख्यौ नदी से नदी संज्ञा। उस सवर्ण संज्ञा होती तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इस आधार पे ए का 3 होना चाहिए आपका, ए का 3 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो इनके अलग अलग अर्थ थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें, पद संज्ञा का मैंने आपको बता दिया था, नदी का आगे बता ही दूंगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का अर्थ होता तुल्य मतलब समान। आस्य बोलते हैं आपके आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाला जो स्थान है उसको यहाँ पर आस्य शब्द से कहा है। तो मुख में होने वाले स्थान में प्रयत्न तुल्य है जिन वर्णों के, परस्पर उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सामान्य भाव में कह सकते हैं कि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इन दो की अगर तुल्यता हो वर्णों की, तो उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। नदी वाला आगे हम बता ही देंगे। दिसंबर 2010 की देखिएगा उपधा संज्ञा केन सूत्रेण विहिता? तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अर्थ भी समझ लीजिए। अलह अंत्यात दोनों में पंचमी एक वचन है, और आप लोगों ने हमारे यदि चैनल पे वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें बता रखा कि अलग अलग विभक्ति का क्या अर्थ होता है। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से उत है से। तो अंत्यात अलह पूर्व, कि अंतिम अल से जो पूर्व है उसकी उपधा संज्ञा होती है, सिंपल सा अर्थ है।
अंतिम अल से पूर्व अल की उपधा संज्ञा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है अग्निचित। अग्निचित में अंतिम अल क्या है? त है, उससे पूर्व अल क्या है? ई है, तो इस ई की उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो जो भी आपको आए उदाहरण घटाने के लिए भी आएंगे आगे कि यहाँ पर किसकी उपधा संज्ञा होती है, यहाँ पर किसकी टी संज्ञा होती है, तो आपको इसी तरह से सूत्र का अर्थ पता हो, उसको आप वहाँ पर घटा सकें कि अंतिम अल है त, उस त अंतिम अल से जो पूर्व अल था ई, उस ई की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। तो आपका डी ऑप्शन हो गया, उपधा संज्ञा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण विहिता। हलोनंतराः इति सूत्रेण का संज्ञा? हलोनंतराः संयोगः। इसका अर्थ भी देखिए, इसकी भी उदाहरण घटा के आ जाते हैं। तो अनंतराः न विद्यते अंतरम व्यवधानम येषां ते, कि जिनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, ऐसे जो हल है। अनंतराः किसका विशेषण है? हल का। कि कैसे हल? जिनके मध्य में किसी अच का व्यवधान नहीं है, क्योंकि व्यवधान भिन्न जातीय का ही होता है। हल का हल में व्यवधान नहीं होता, हल होते व्यंजन और अच होते हैं स्वर। तो आपको व्यंजन लेने हैं, लेकिन कैसे व्यंजन लेने हैं? जिनके बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है। तो ऐसे हलों की सभी को मिलाकर संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे इंद्र शब्द है आपका, इंद्रः, तो इसमें ई आएगा पहले, फिर न आएगा, फिर द आएगा, फिर र आएगा, फिर अ आएगा, फिर विसर्ग आएगा। इस प्रकार से वर्णों का संयोजन है। तो यहाँ पे तीन जो बीच के वर्ण हैं, इनको आप देखिए, न द र, ये सब व्यंजन है और इन व्यंजनों के मध्य में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। ऐसे अग्नि भी देखें आप, अग्नि में भी क्या पहले अ आएगा, फिर ग आएगा, फिर न आएगा, फिर ई आएगा। ये भी ग और न है, इनके मध्य में भी किसी स्वर का व्यवधान नहीं है। तो ऐसे हलों की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। तो ये घटाना भी आ गया आपको। अगर कोई उदाहरण ऐसा पूछे कि यहाँ पर किन किन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। जून 2011 का देखिए, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति। ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे सूत्र नहीं पूछा कि कौन सूत्र है जो प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करता है। यहाँ पे एक उदाहरण रखा और उस उदाहरण को देख के आपको बताना है कि यहाँ पर किस उदाहरण की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो कठिन प्रश्न है। पहले हम देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करने वाले दो सूत्र हैं आपके। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद अधातु अप्रत्यय, भाव भाव में लिख रहा हूँ पूरा सूत्र वैसे ही, और प्रातिपदिकम। कि अर्थवान जो शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन धातु और प्रत्यय की नहीं होती। पहला हो गया। दूसरा आता कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित और समासाश्च। तो कृत एक प्रत्यय है, तद्धित भी एक प्रत्यय है, समास आप जानते ही हैं। तो कृत प्रत्यय अंत में है जिसके, उनकी, या तद्धित प्रत्यय अंत में है जिनके, उनकी, और समासों की, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये दो सूत्र हैं आपके जो प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करते हैं। उस आधार पे देखें, यज एक धातु है और उपर्युक्त जो सूत्र था वो धातु की प्रातिपदिक संज्ञा से मना करता है, इसकी नहीं होगी। हरि और गी देखिए आपका, हरि की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थवान होने से, लेकिन बाद में जब गी प्रत्यय आ गया तो अप्रत्यय से मना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गी आपका सुबंत सुप प्रत्यय में आता है। भू अति, ती फिर प्रत्यय आ गया आपका तो अप्रत्यय से मना हो जाएगा। तो ये नियम भी है कि प्रत्यांत में हो तो कृदंत और तद्धितांत की हो, अन्य की ना हो। तो भू अति, तो यहाँ पर भी आपकी सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा। बचा आपका ए, और यहाँ पे आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, लेकिन क्या मान के? समास मान के। कृष्ण अम श्रितसु द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, इस सूत्र से यहाँ पे क्या होता है? द्वितीया तत्पुरुष समास होता है, और समास होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। अच्छा प्रश्न है, मतलब सामान्य नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया प्रश्न है कि यहाँ पर समास, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि समास है, पहले समास हुआ और समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। देखो वही आ गया उदाहरण आपका जो मैंने ऊपर दिया था आपका, कि अग्निचित, इस उदाहरण में उपधा संज्ञा किसकी है? तो आप बताओ, उपधा संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र क्या है आपका? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, कि अंतिम अल से जो पूर्व अल है
उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो हमने ऊपर देखा था कि अंतिम अल से जो पूर्व अल है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, उसकी आपकी उपधा संज्ञा होगी। तो अंतिम अल था त और उससे पूर्व अल था ई, उस ई की होगी। और आप देखेंगे यहाँ पर ई नहीं लिखा है आपका, तो या तो मिस प्रिंट हुआ है पेपर के अंदर, तो या तो ई एक ऑप्शन होना चाहिए था कि ई वर्णस्य, नहीं है तो क्वेश्चन आपका कैंसिल होगा। ये निश्चित रूप से ई वर्ण की ही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अधोनिर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुता, हमें मैच करना है तो कुछ तो रिपीट होगा आपका। जैसे उपधा संज्ञा है, अभी पढ़ा था अलोन्त्यात पूर्व उपधा, पहला हो गया। कुछ विभक्तियां भी दे रखी है इन्होंने, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे आएंगे कुछ ना, तो केवल जो संज्ञा के नहीं है, कुछ कारक का भी पार्ट है उसमें, तो थोड़ा थोड़ा मैं कारक का भी आपको बताता रहूँगा। तो रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे क्या होता है, अक्षणाकाण क्या होता है, अधिशिंग योगे क्या होता है। तो अधिशिंग स्था साम कर्म, अधिशिंग पूर्वक स्था आस्ति जो धातु है आपकी, कि अधिपूर्वक शी धातु, अधिपूर्वक स्था धातु और अधिपूर्वक जो आस धातु है उसके अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म कारक हो गया आपका, तो अधिशिंग स्था साम कर्म। ठीक, तो डी का हो जाएगा 3। अक्षणाकाण येनांग विकार सूत्र आपका, कि येनांगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते, तो वहाँ पर आपकी क्या तृतीय विभक्ति हो जाती है, तो अक्षणाकाण ये आपका हो जाएगा। और ये रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे यह प्रियमाणः कारकः तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। तो रुचि अर्थ वाली जो जो धातुएं हैं, उन धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण, जो प्रिय आपका कारक है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो 3 आपके कारक वाले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारक हम पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ें रिपीट होंगी। और पहला आपका था यहाँ पे संज्ञा का, तो इस आधार पे ए का 2 होगा, ए का 2 है, और बी का आपका 1 होगा, बी का 1 मतलब डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका दिसंबर 2011 के उनको देखिएगा। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रमिदम वर्तते, ये पहले भी आपका बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पे संशय के लिए दोनों सूत्र डाल दिए, अधिंग गुण आद गुण। अब आप बताओ कौन सा गुण संज्ञा का विधान करेगा। अधिंग गुण ये गुण संज्ञा का विधान करेगा, और आद गुण ये गुण संधि का विधान करता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। स्थानांतरतम ये सदृशतम आदेश करता है। ही को गुण वृद्धि, ये परिभाषा सूत्र है आपका, कि जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान किया गया हो वहाँ पे इक पद को उपस्थित करता है। तो थोड़ा थोड़ा अन्य सूत्रों का अर्थ भी मैं आपको बताता रहूँगा। अप्रयुक्त संज्ञा वर्तते, फिर रिपीट आ गया आपका, किसकी होती है, प्रत्यय की। अब यहाँ पे सूत्र नहीं पूछा इन्होंने कि कौन सूत्र है, लेकिन उस सूत्र का एक अंश पूछ लिया कि अप्रयुक्त संज्ञा किसकी करेंगे, धातु की करेंगे, प्रातिपदिक की करेंगे, किसी की भी कर देंगे। हमें सूत्र पता है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, तो उसमें स्पष्ट लिखा है आपका कि जो एकाल प्रत्यय है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है, तो प्रत्ययस्य, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि नदी संज्ञक शब्द नास्ति, तो नदी संज्ञा के कई सारे सूत्र हैं, युस्त्राख्यो नदी नेयुंग वंग स्थानावस्त्री इत्यादि करके। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इन सब शब्दों में से नदी संज्ञक शब्द कौन सा नहीं है। तो उतना गहराई से आपसे नहीं पूछते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, जो ई कारांत शब्द होंगे या जो ऊ कारांत शब्द होंगे और स्त्रीलिंग वाले होंगे, सिंपल अर्थ बता रहा हूँ, तो उनकी आपकी नदी संज्ञा हो जाती है। तो आप इसमें ढूंढो, ईकारांत नदी भी है, वधु ऊकारांत है, बहुश्रेयसी आपकी है, वो आपका ईकारांत है। सरित जो था आपका, वो ना तो ईकारांत है ना ऊकारांत है। और सूत्र आपका जो है युस्त्राख्यो नदी, युस्त्राख्यो नदी, थोड़ा मैं अर्थ बता ही देता हूँ आपको क्योंकि आगे आगे यूज होगा। तो यू में क्या आपका ई और ऊ, इन दोनों में यण संधि होके यू बना है, ई च ऊ च। तो ई मतलब ईकारांत, ऊ मतलब ऊकारांत, और स्त्र्याख्यो मतलब स्त्रियम आचक्षाति स्त्र्याख्यो, कि ऐसे ईकारांत, ऐसे ऊकारांत शब्द जो स्त्रीत्व को कहते हैं अर्थात स्त्रीलिंग में वर्तमान है, ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे सीधा सा पार्ट है, पहली शर्त तो यही है कि वो ईकारांत हो या ऊकारांत हो। तो यहाँ पे 3 शब्द थे जो ईकारांत उकारांत थे, सरित नहीं था, तो कहेंगे नास्ति पूछा था, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि सरित शब्द की नदी संज्ञा नहीं होती है। अर्थ भी आपको मैंने बता दिया। ईदुदे दंतस्य द्विवचनस्य शब्दस्य भवति, रिपीट आपका, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्य संज्ञा होती है आपकी, ये प्रगृह्य होगी।
प्रकृति भाव जो है प्रगृह्य संज्ञा का फल है। पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न में कि प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है आपका, प्रकृति भाव। कि प्रकृति भाव का अभिप्राय है कि जो संधि इत्यादि कार्य प्राप्त हैं वे ना हो, मतलब प्रकृति प्रकृति में ही रहे, उसमें कोई विकृति ना हो, ये आपकी प्रकृति भाव का अभिप्राय है। टी संज्ञा आगे आएगी आपकी, प्लुत संज्ञा है आपकी, वो आप है समा उच्च रुदात्ता नीचा, तो प्लुत संज्ञा आपकी उ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये आगे आगे आते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको संकेत किया। जून 2012 का देखिएगा, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, रिपीट आपका वृद्धिरादैच, वृद्धि रेची था वो वृद्धि संधि विधायक सूत्र था आपका। इको यणची है आपका, ये यण संधि करता है आपका। आद गुण है आपका, ये गुण संधि करता है। ठीक है, इन सब का कार्य भी आपको पता रहना चाहिए। घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, ये आपका आया। देखो नदी संज्ञा के ही प्रकरण में अगला सूत्र आता आपका घी संज्ञा वाला, तो शेषो घ्य सखी, कि जो शेष बच गया उसकी घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। सामान्य सामान्य आप जानने के लिए कर सकते हैं, जो ह्रस्व इकार वाले या ह्रस्व उकार वाले जो शब्द हैं उनकी घी संज्ञा कर दो, और यदि दीर्घ इकार या दीर्घ उकार वाले हैं उनकी नदी कर दो। बस मोटा मोटा आप ऐसा पहचान लीजिए, ज़्यादा गहराई में मत जाइए, कि जो ह्रस्व इकार उकार वाले हैं उनकी घी हो जाएगी, जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार वाले हैं उनकी नदी संज्ञा हो जाएगी। बाकी का आपको पता ही है, युस्त्राख्य नदी नदी लिखा ही है, अचोन्त्यादि टी टी लिखा ही है, परस अन्नकर्ष संहिता, यहाँ पे संहिता संज्ञा लिखी ही है। सिंपल ही प्रश्न था। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि किम संज्ञकः स्यात्, ये शुरुआत का ही प्रश्न था आपका संहिता संज्ञा के संदर्भ में, वह मैंने अर्थ भी बताया था कि संहिता संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता, परः मतलब अतिशयितः, कि वर्णों का जो अतिशय बहुत अधिक, और सन्निकर्ष मतलब सन्निधि समीपता, कि वर्णों की जो अत्यंत समीपता है उसकी क्या संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। बाकी तो आपने पढ़ी है, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः, जो ऊपर आदि स्थानों से बोले जाते हैं उदात्त हैं, नीचे के तो अनुदात्त हैं, जो मिश्रित करके समाहार करके बोले जाते हैं वे आपके स्वरित कहलाते हैं। अधो निर्दिष्टानाम, फिर तालिकाम विचनुतादि आ गया आपका, यहाँ पर भी मिक्स है आपके, कुछ कारक वाले हैं आपके और कुछ आपके संज्ञा के हैं। संज्ञा का है सवर्ण, रिपीट हुआ आपका, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिन वर्णों के उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती, पहला पाठ। चित्रगुह देखिए, चित्रा गावो यस्य, चित्तकबरी है गाय जिसकी, ये बहुव्री हो गया, अनेकमन्य पदार्थे से बहुव्री समास हो गया। अपृक्त आपने पढ़ाई था भी, अपृक्त एकाल प्रत्यय और अभिनिविशश्च, जैसे अधिशींस्थासाम कर्म आपका आया था, उसी तरह से आपका अगला ही सूत्र अभिनिविशश्च, ये भी अधिकरण की क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। अभि नी पूर्वक जो विष धातु है उसके अधिकरण कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इस आधार पे क्या ऑप्शन बनेगा कि ए का तो हो गया 3, एक से ही पता लग गया, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए के 3 के आधार पे, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। दिसंबर 2012 का देखिए, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, फिर रिपीट हो गया आपका। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देते ही इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को यदि सही से जानकारी ना हो तो वो आद और अदेंग दोनों में कन्फ्यूजन होंगे। तो आद गुण है आपका वो संधि वाला है, अदेंग गुण है आपका जो संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इसको कैसे भी करके आप माइंड में रखिएगा। अकः सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि करता है, वृद्धि रेची आपकी वृद्धि संधि करता है। पाणिनि मते मुनि शब्द से का संज्ञा भवती, पाणिनि के मत में मुनि शब्द की क्या संज्ञा होती है। तो ऊपर ही आया था ना शेषो घ्य सखी, वो पार्ट आपका आया था। तो वहाँ मैंने क्या बताया था, ह्रस्व ई अंत वाले हो या ह्रस्व उ अंत वाले हो उनकी क्या हो जाती है, घी संज्ञा। तो क्या होगी, मुनि शब्द की घी संज्ञा हो जाएगी। नदी संज्ञा किसकी होती, दीर्घ ई वाले हो या दीर्घ उ वाले हो उनकी नदी होगी। अपृक्त तो एकाल प्रत्यय की होती है, और टी किसकी होती, अचो इत्यादि टी, अचो में जो अंतिम अच है वो आदि है जिस समुदाय के, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है। टी आएगा आगे तब उसका अर्थ आपको समझा देंगे। जून 2013 का देखिएगा, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति, जैसे ऊपर भी आया था ना, मैं प्रातिपदिक संज्ञा में उदाहरण दिया था और उदाहरण दे के पूछ लिया था कि किसकी होती और किसकी नहीं होती। ऊपर वाले उदाहरण में किसकी होती है ये पूछा था, यहाँ पे पूछा किसकी नहीं होती है।
तो जैसे दाशरथी देखिए, दाशरथी में दशरथ से तद्धित प्रत्यय ईय हुआ है, तो ये तद्धितांत होने से कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। पाणीपादम में आपका द्वंद्व समास हुआ है, पाणी च पादौ च पाणीपादम समाहार द्वंद्व हो गया, तो यहाँ पर भी कृत तद्धित समासाश्च से समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। पठितुम में देखिए आपका तुमुन प्रत्यय हुआ है, तुमुन कृदतिंग से कृत संज्ञक है, तो पठितुम शब्द कैसा हो गया, कृदंत हो गया, तो कृदंत होने से वही सूत्र कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। भवती है आपका, ये आपका तिप प्रत्यंत वाला है, और तिप प्रत्यंत वाले होने से सुप्तिंग गंधम पदम से पद संज्ञा होगी इसकी, न कि प्रातिपदिक संज्ञा। तो न अस्ति ये पूछा था आपका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, जिनका अभ्यास नहीं होता उनको कठिनाई हो सकती है। अगला पूछा आपका सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति, कि सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान करने वाले दो सूत्र हैं, दोनों को देख लीजिएगा। एक है शी सर्वनाम स्थानम, ठीक है। एक है सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य। तो शी सर्वनाम स्थानम में सिंपल यदि अर्थ करें तो शी, ये ध्यान रखना कि शी हर्स्व इकार वाला ही लेना आपको। इस शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, यही आपका प्रश्न था, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब ये शी भी क्या होता, थोड़ा सा उसको दे। एक आपका सूत्र है 7वें अध्याय के पहले पाद का, जस शसो हो शी। नपुंसक लिंग के जो जस और शस प्रत्यय हैं, जस है और शस है, उनके स्थान पर जो शी आदेश होता है उसकी ये सर्वनाम स्थान संज्ञा, उस शी का ग्रहण किया है, न कि दीर्घ इकार वाला जैसा शी वाला, इनका नहीं है। स्पेसिफिक हर्स्व इकार वाला जो है उसका ग्रहण है। सुड नपुंसकस्य क्या कहता है, सुट की, सुट एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार कैसा है, सु औ जस, ये हो गया, अम और आउट। तो आउट के ट और सु, इन दोनों को मिला के सुट प्रत्याहार बना, और सुट में कितने आ जाएंगे प्रत्यय आपके, सु आ जाएगा, औ आ जाएगा, जस आ जाएगा, अम आ जाएगा, आउट आ जाएगा। तो इन सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ये अर्थ हो गया। और कैसे, अनपुंसकस्य, 3 लिंग होते हैं आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यदि वो नपुंसक लिंग वाला है तो नहीं होगी। तो अनपुंसक कहा है, नपुंसक भिन्न, मतलब नपुंसक लिंग से अलग पुल्लिंग वाला हो या स्त्रीलिंग वाला हो, उसकी, उस सुट की आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सामान्य ही पूछा था कि सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है, तो शी सर्वनाम स्थानम से शी की आपकी हो जाएगी। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं आपका पार्ट। तो आगे जो बचा हुआ विषय है आपके संज्ञा के, उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिएगा। ओम शम।